सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 6वां पेपर है, आपका हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर दोस्तों, देखिए, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा हम किस लेखिका को कहते हैं? तो देखिए, राइट आंसर है महादेवी वर्मा को कहते हैं। ठीक है, 2023 में आप देखिए सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर जितने भी 23 में पूछे हुए प्रश्न है सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को राजापुर बांदा में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर मैंने संवत भी बताया है क्लास में, तो आप संवत भी देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, संवत और सन जो है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया के कार्य होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं, या फिर जिन वाक्यों से या जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है, जिन वाक्यों से किसी काम के होने का बोध होता है, जैसे कि नहाना, बैठना, लिखना, चलना, गाना, खेलना, तो ये सभी क्या है? क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया का अर्थ ही है काम या कार्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि हम मन में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं देना पड़ता। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा नहीं उत्पन्न करता। शिक्षक ने बच्चों से कहा कि चैप्टर नंबर 5 को खोल लो। सारे बच्चे चैप्टर नंबर 5 को खोल लिए और सारे बच्चों को कहा कि पढ़ना शुरू करो, मन में पढ़ना, यानी कि मौन वाचन मन में पढ़ो। जब मन में पढ़ेंगे बच्चे तो एक दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होगा कोई, क्योंकि सब लोग अपने अपने मन में या मौन वाचन की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, लोकोक्तियां लोक जीवन में प्रचलित उक्तियां हैं। ये सार गर्भित होती हैं। लोकोक्ति संक्षेप में लंबी बात, कहानी का संदर्भ अपने में समेटे रहती है। लोकोक्तियां चुटकी लेने वाली भंगिमा के कारण श्रोता को तिलमिलाने की क्षमता रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो मुंशी प्रेमचंद। 2022 में आप देखिए सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन करिए। तो राम द्वारा रावण को मारा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख होगा या मूर्खता पूर्ण कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुलेख किसे कहते हैं? सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना, तो सुंदर लिखना ही सुलेख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, देशज शब्द क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। 2021 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई हो और उन शब्दों को क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गड़बड़िया, थपथपाना, ढकढकाना आदि। क्वेश्चन नंबर 13 है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि पुराने रीति रिवाजों पर चलना या फिर जो रीति रिवाज बना दिए गए हैं उसी पर चलना। क्वेश्चन नंबर 14 है, भुज मयंक सम मंजु मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि जिसके पास ज्ञान कम होता है वो बहुत बोलता है। तो इसका कहने का मतलब ये जो गगरी आधी भरी हुई होती है वो छलकती है, लेकिन जो पूरी भरी हुई होती है वो नहीं छलकती है, उसके अंदर धैर्य होता है। तो जिसके अंदर ज्यादा ज्ञान होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जिसके पास कम होता है वो बहुत बोलता है। तो इसीलिए ये मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए या लोकोक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 16 है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और वे और, तथा, परंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, अतः, इसलिए इत्यादि से जुड़े जाते हैं या जोड़े जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया। क्वेश्चन नंबर 17 है तार सप्तक का संपादन किस समय में हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है कबीर दास जी किस विचारधारा के कवि थे? तो कबीर दास जी काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे और ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीर दास जी का जन्म संवत 1555 में वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है कबीर दास का पालन पोषण किसने किया था? तो कबीर दास जी जन्म से ब्राह्मण थे मगर उनका लालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद जी था। क्वेश्चन नंबर 22 है कबीर दास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम लोई और लड़के और लड़की का नाम क्रमशः कमाल और कमाली था। क्वेश्चन नंबर 23 है कबीर दास की काव्य कृतियों का वर्णन कीजिए। तो कबीर दास जी का काव्य संग्रह बीजक है जिसके 3 भाग साखी, शबद और रामायणी है। क्वेश्चन नंबर 24 है सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो सूरदास जी की 3 काव्य कृतियां हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 25 है तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। क्वेश्चन नंबर 26 है तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो नरसिंह दास। क्वेश्चन नंबर 27 है तुलसीदास जी की पत्नी का नाम बताइए। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्वेश्चन नंबर 28 है तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है कि तुलसीदास जी ने अयोध्या में रह करके लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी? तो तुलसीदास जी की रचनाएं 31 बताई जाती हैं किंतु प्रमाणिक रूप से कुल 12 रचनाएं ही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखिए। तो रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाचू, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 31 है तुलसीदास कृत मुक्तक काव्य बताइए। तो कवितावली, दोहावली, बरवै, रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहु मुक्तक काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है तुलसीदास कृत गीति के काव्य बताइए। तो तुलसीदास कृत गीति काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका प्रमुख हैं। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है बिहारी जी किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये रीतिकालीन कवि थे, रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं रीतिकालीन काव्यधारा के, जिन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार रस का वर्णन अधिक किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1603 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है बिहारी जी के गुरु कौन थे? तो बिहारी जी के गुरु लाला नरहरिदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 36 है बिहारी जी का निधन कब हुआ? तो 1663 में बिहारी जी का निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। ये एक ही इन्होंने रचना की थी और इसी एक रचना से इनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी जिले के चीरगांव नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था? तो सन 1964 में गुप्त जी का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है राष्ट्र कवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ था? तो गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर मैथिली शरण गुप्त जी ने जेल यात्रा की, आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की और आपको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा नाम इनका। क्वेश्चन नंबर 41 है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो इनके महाकाव्य का नाम साकेत है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य, तो जयशंकर प्रसाद जी ने रचा है
कामायनी उनका महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहां हुआ था? तो हरिऔध का जन्म संवत 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था, या सन यहाँ पर दोस्तों कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास महाकाव्य पर उपाध्याय जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपनाम हरिऔध के नाम से भी इनको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ, कब और कहां हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म काशी में हुआ था 1889 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताइए। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास, कहानियां, रेखा चित्र, नाटक, जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों के नाम लिखिए। तो निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, यामा, दीपशिखा इनकी प्रमुख कविता संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था, यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था, और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो वाजपेयी की रचनाओं को मुख्य 3 भागों में हम बांट सकते हैं, भौतिक रचनाएं, संपादित रचनाएं और संकलित रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। शब्द की रचना वर्णों से होती है, जैसे कि क, म और ल को मिला करके क्या बन गया? कमल बन गया। तो शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। जैसे कि जो रोटी है ये तो सार्थक शब्द है, लेकिन उसके साथ गोटी भी अगर हम बोल रहे हैं तो ये सार्थक शब्द नहीं है। जैसे पानी के साथ वानी भी बोल रहे हैं, पानी वानी तो कोई शब्द नहीं, निरर्थक शब्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 है, शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, रचना की दृष्टि से शब्द भेद और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। इस तरीके से अलग अलग शब्दों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर होता है। जैसे रचना के आधार पर यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से संयुक्त, मिश्रित और सरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, साधारण, मामूली, एक फल, विशेष। क्वेश्चन नंबर 55 है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आकाश को हम गगन, अंबर, नभ, व्योम ये सब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत का विष, स्वर्ग का नरक, सत्य का असत्य। क्वेश्चन नंबर 57 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय है? किसी सूक्ष्म भाव को या विचारों को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ और प्रयोग कीजिए। तो आवाज उठाना का अर्थ है विरोध करना या प्रयोग, भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना समाज के हित में होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वाग्रह अथवा वैमनस्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना स्वतंत्र लेखन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को,
26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, ठीक है, या 5 सितंबर को, इन सभी को हम बाल दिवस को, जो कि हम 14 नवंबर को मनाते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे एक तरीके से राष्ट्रीय पर्व हैं। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नेताओं की जयंती, दार्शनिक तथा सामाजिक सुधारकों की जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्रिया के रूप बताइए। तो क्रिया के 8 रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, कालों का विभाजन कीजिए। तो काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 65 है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, देशज शब्द को उदाहरण सहित समझाइए। जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन में हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, सरल वाक्य को समझाइए। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो बस एक ही काम हो रहा है स्कूल जाने का, तो ये सरल वाक्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 है, सामासिक पद क्या है। जिन शब्दों को 2 शब्दों के योग से बनाया जाता है वह सामासिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जैसे भैंसा गाड़ी, प्रतिफल, सूरजमुखी आदि। क्वेश्चन नंबर 69 है, वाक्य के भेद कितने हैं। तो सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 70 है, अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताइए। तो जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द होते हैं, जैसे कि किताब हुआ, खाना हुआ, अलमारी हुआ, खिड़की हुआ, दरवाजा हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक आर्थी शब्द लिखिए। जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता है, जैसे कि गाय, लोहा, कलम, ये एक आर्थी शब्द हैं जिनसे केवल एक ही अर्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द पढ़ने तथा सुनने में एक जैसे लगते हैं उनका अर्थ करने पर भिन्नता पाई जाती है उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे आहट, आहत, छल, छाल आदि। क्वेश्चन नंबर 73 है, तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं। तो कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द होते हैं, यानी कि बिना किसी परिवर्तन के, जैसे कि अधीन, उत्सव। क्वेश्चन नंबर 74 है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आए लेकिन वो अपने बदले हुए अर्थ में आए, जैसे भ्राता का भाई हो गया, ठीक है, मस्तिष्क का सिर हो गया, इस तरीके से वानर का बंदर हो गया, कपड़ा का करपट हो गया, तो इस तरीके से चेंज हो गए। तो इसी वजह से दोस्तों ये क्या हो गए, ये सब तद्भव शब्द हो गए। क्वेश्चन नंबर 75 है, विदेशी शब्द। जो विदेशी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है बताइए। तो जो शब्द संसार की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे किताब, डॉक्टर, मोटर, आदमी, बहादुर, ये सब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 के जितने भी प्रश्न थे आपने कंप्लीट कर लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 सब्जेक्ट के सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों को देखते रहिए। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रजत सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।